नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पिछले कई दिनों से आलू और प्याज के दामों में वृद्धि हुई और आम लोगों की रसोई से आलू प्याज लगभग नदारद हो गया। दामों को नियंत्रण करने के लिए आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में आलू प्याज बिक्री केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां निर्धारित मूल्य पर आलू प्याज जनता को मुहैया कराया जा रहा है। खाद्यान्न विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट में आलू प्याज और टमाटर का आउटलेट खोलकर लोगों को आलू 33 रुपये किलो और प्याज 45 रुपये किलो मुहैया कराई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात और बता दें कि इस आउटलेट पर सरकार के और एनजीटी के नियमों की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बिक्री की जाने वाली आलू प्याज को ग्राहकों को देने के लिए प्रतिबंधित पॉलीथीन का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है और इसका प्रयोग ऐसी जगह किया जा रहा है जहां जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? एक गांव है लीलापुर, भदली बाजार के पास, पलनी ब्लॉक का। आज जो स्टॉल लगा है, क्या लेने आए हैं? आलू प्याज। अच्छा, तो क्या रेट मिल रहा है? ठीक है? जो रेट मिल रहा है मार्केट से बहुत सस्ता मिल रहा है और बहुत ठीक व्यवस्था है। क्वालिटी भी अच्छी है? ठीक है? क्वालिटी बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक। क्या कहेंगे शासन की इस मंशा पे? ठीक है शासन की मंशा? यह मंशा तो ठीक। महंगाई पर नियंत्रण लगेगा इसको? ऐसे बिल्कुल लगेगा। अगर मोबाइल गाड़ियां इस तरह से घूमने लगे मार्केट तो नियंत्रण तो लग ही जाएगा। जो प्राइवेट व्यापारी लोग अपना माल दबा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे आलू प्याज का है स्टॉल। टमाटर नहीं मिला फिर मिल जाएगा, कल से वो भी व्यवस्था हो जाएगी जी। आलू कितना रेट बेच रहे हैं आप? आलू जो है 33 रुपये किलो है और प्याज जो है 43 है। तो किसकी मंशा के अनुरूप है? शासन की तरफ से? हाँ, शासन की तरफ से माननीय जोगी जी के मतलब आदेश से हम लोग काम कर रहे हैं। किस विभाग से? किस विभाग से? ये उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग में लगा है जी। कब तक चलेगा ये? अब ये सरकार की जब से मंशा रहेगी तब तक चलता रहेगा ये। कितना आलू प्याज दे रहे हैं आप लोग? कितना तक? अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 किलो आलू 2 किलो प्याज दे रहे हैं, एक व्यक्ति को जी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई पीढ़ी को भगवान राम के जीवन और सद्गुणों से सीख लेनी चाहिए, जिससे वो सफल और भरपूर जीवन के लिए भगवान राम के दिखाए गए धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ें। उन्होंने धावास्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा किताब के लॉन्च के मौके पर ये बात कही। धावास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा पुस्तक के लॉन्च के मौके पर उपराष्ट्रपति ने भगवान राम को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि रामायण भारत की सामूहिक सांस्कृतिक विरासत का अमर महाकाव्य है। वाल्मीकि रामायण केवल आदि महाकाव्य नहीं, बल्कि भगवान राम एक महान शासक और सुशासन के प्रतीक थे और वो हमेशा लोगों के दिलों में बसते हैं। भगवान राम का जीवन, उनके शब्द और कार्य हमें सीख देते हैं कि अनादि महाकाव्य है, कैसे सत्य और धर्म सभी के जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों को भगवान राम से प्रेरणा लेने और अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को हमेशा याद रखने का आह्वान किया। ये पुस्तक 4 खंडों में है और वर्षों के व्यापक शोध के बाद युवा पेशेवरों की एक टीम ने इसकी रचना की है, जिसमें रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। There is probably no other epic in the world that has been retold, resung, rewoven in so many fascinating ways. Sage Valmiki's original Ramayana is known as Adi Kavya, the first epic. It also called as Anadi Kavya because it is timeless, eternal, and does not lose its relevance in any life context. It enchants the scholarly as well as the common, unfettered citizen. His relationship with parents, brothers, wife, friends, and enemies, as well as his gurus and mentors, show how an ideal person would respond to various challenges in life and emerge stronger. It motivates the young, the old, and positive thoughts leading to
living a fuller life. And we talk about that, we celebrate the victory of goodness, virtuousness, and harmony over evil, mischief and disruptive violence. बाराबंकी में एक व्यक्ति ने ढोंगी तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी नाबालिग बेटी की बलि चढ़ा दी और गुपचुप तरीके से उसे दफना दिया। आपको बता दें कि बाराबंकी के थाना बदोसराय के गांव खुर्दमऊ निवासी मोहम्मद आलम ने अपनी नाबालिग बेटी अनम की पीट कर बलि चढ़ा दी। इस दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की। इसके बाद गुपचुप तरीके से बेटी को दफना दिया। जब पत्नी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि ढोंगी तांत्रिक मुंबई का निवासी है और वह मोहम्मद आलम के घर रह रहा था। अपने खिलाफ हुई शिकायत के बाद पति और तांत्रिक दोनों फरार हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि थाना बदोसराय इलाके के गांव खुर्दमई से एक सूचना मिली है जहां यह घटना घटी। जनपद बाराबंकी के थाना बदोसराय में ग्राम खुर्दमऊ में एक सूचना प्राप्त हुई है। वहां रहने वाला एक व्यक्ति मोहम्मद आलम, जिसने अपनी पत्नी के इलाज के दौरान अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट की है। उस मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त है, लेकिन बिना पुलिस को सूचना दिए हुए उसने अपनी बेटी को दफना दिया है। इस सूचना की जांच के उपरांत उसकी बॉडी निकालकर पोस्टमार्टम करने का निर्णय किया गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज आजमगढ़ जिले के सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई। बातचीत में वर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि हमारे पार्टी से जो परिपत्र आया हुआ है हमें उस पर कैसे कार्य करना है यह निर्णय लिया जाएगा और जनपद में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसके बारे में हमारे पदाधिकारी अपनी बातों को रखेंगे और पुनः हम सभी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है। आलू का दाम 45 रुपये किलो और प्याज का दाम 90 रुपये किलो है। इस संबंध में भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। देखिए, यह बैठक जो हमारी पार्टी का परिपत्र है, किस तरह से हमको काम करना है उसके संबंध में जो परिपत्र आया है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग निर्णय लेंगे। और दूसरे जो जनपद में पूरी जो आपराधिक घटनाएं या जुल्म हो रहे हैं, दमन हो रहे हैं, उसके संबंध में हमारे पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे और पुनः हम लोग उस संबंध में अधिकारियों से वार्ता करेंगे। आज जो महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है, आलू का दाम 45 रुपये किलो, प्याज का 90 रुपये किलो, सभी सामान महंगे हो गए हैं। आम आदमी का जीवन जीना दूभर हो गया है। इस इशू पर हम लोग बात करेंगे। धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों के धान लिए जा रहे हैं। किसानों के, छोटे किसानों के धान या बड़े किसानों के धान नहीं लिए जा रहे हैं और आज धान की कीमत सामान्य किसान आदमी 900 रुपये, 1000 रुपये में बेचने पर मजबूर है। गेहूं की कीमत इस समय 1500, 1400, 1500 रुपये हो गई। आज जो किसानों की स्थिति है, किसान अपने अनाज को बेच करके अपने परिवार के भरण पोषण, जीवन यापन, दवा, इलाज, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा, शादी विवाह के लिए इस्तेमाल करता, आज उसके अनाज का दाम बिल्कुल कम है, गिर गया है। और उधर भाजपा सरकार, मोदी जी एक नई कृषि नीति ला करके किसानों की कमर और तोड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी इन विषयों पर निर्णय लेकर के आगे किस तरह से हमको क्या करना है उस पर हम लोग। यूपी के कानपुर में लड़की के साथ डांस और उस पर पैसा लौटाने का वीडियो वायरल होने पर मछरिया के लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लेखपाल का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत पांडे मछरिया में लेखपाल के पद पर तैनात है। लेखपाल का लड़की के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया।
देर शाम वीडियो वायरल होने की जानकारी आला प्रशासनिक अधिकारियों को हुई। इस पर तत्काल एसडीएम सदर ने प्राथमिकी जांच कराई। एसडीएम सदर वरुण कुमार पांडे ने बताया कि लेखपाल का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। प्रथम दृष्टया लेखपाल दोषी है, जो वह कम उम्र की लड़की के साथ डांस करके पैसा लुटा रहे हैं। फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच नायब तहसीलदार बिराग करवरिया से कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश 2 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। प्रदेश के तमाम बड़े कुख्यातों के घर की कुर्की और ध्वस्तीकरण के बाद अब बदन सिंह बद्दो की बारी आ गई है। पुलिस ने शनिवार को बदन सिंह बद्दो के घर की कुर्की की कार्रवाई की। इससे पहले शहर के सभी थानों की पुलिस फोर्स को टीपी नगर बुलाया गया, जहां से पुलिस शहर के पंजाबीपुरा में बद्दो के घर की कुर्की के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि फरार बदन सिंह बद्दो की तलाश में पुलिस काफ़ी समय से जुटी हुई है। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो ने कई राज्यों की पुलिस को चुनौती दे रखी है। पुलिस के अनुसार मार्च 2010 में कालकाजी दिल्ली में चर्चित अनब जुनेजा शूट आउट केस में बदन सिंह बद्दो का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। 2012 में एसटीएफ मेरठ के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव ने बद्दो को गिरफ्तार किया था। दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद जब बद्दो को लाल कुर्ती थाने में लाया गया तो शहर के कई बड़े कारोबारी और सफ़ेद पोशों का थाने में जमावड़ा लग गया था। उस पर 1.5 लाख रुपए का इनाम था। 1 लाख रुपए यूपी पुलिस और 50,000 रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस की तरफ से घोषित था। नोएडा के कई बड़े कारोबारियों ने भी दिल्ली पुलिस से उच्चाधिकारियों से उस समय शिकायत की थी कि बद्दो ने लगातार अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। बद्दो जेल गया तो उस पर फिर से साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगा। मेरठ के अधिवक्ता रविंद्र गुर्जर की साल 1996 में हुई हत्या के मामले में गौतम बुद्ध नगर अदालत ने बदन सिंह बद्दो को 21 साल बाद 26 अक्टूबर 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बदन सिंह और उसके भाई किशन सिंह के खिलाफ रविंद्र के भाई देवेंद्र सिंह ने केस दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार बद्दो मार्च 2019 को एक होटल से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। तब से पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन बद्दो आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया। शनिवार को हुई कुर्की की कार्रवाई के बाद बदन सिंह पर पुलिस का शिकंजा और तेजी से कस गया है। माना जा रहा है कि इससे बदन सिंह पर दबाव बनेगा। आज माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बदन सिंह बद्दो पुत्र श्री चरण सिंह के घर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। सभी को अवगत, अगर किसी को कुछ और बताना है इस बारे में हमें अवगत करा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज कोलकाता में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों की आंखों में जहां राज्य की टीएमसी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भरोसा दिखता है। अमित शाह ने कोलकाता में सामाजिक समूह संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने बंगाल के विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने आज कोलकाता में कार्यकर्ता संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की ममता सरकार का मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टिकरण और तानाशाही में बदल गया है। और इससे पहले आज सुबह अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां काली से बंगाल और देशवासियों के लिए मंगल कामना की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है और इसकी वजह से राज्य के गौरव को चोट पहुंची है। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग रोड पर आए हुए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत के लिए कम थे, ममता जी पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। एक आंख में तो ममता सरकार की विफलताएं और असंवेदनशील शासन के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता था, और दूसरी आंख में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही इसको बदल सकती है, ऐसी आशा दिखाई पड़ती। भारत और इटली मजबूत बनाना चाहते हैं। इटली के प्रधानमंत्री के साथ आज शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री
तमाम बड़े को कि कोविड-19 महामारी के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग के कई अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इटली अब बदन सिंह महत्वपूर्ण देश है और यूरोपीय यूनियन के साथ संबंधों को बहुआयामी बनाने में भी इटली की भूमिका काफी। शनिवार को बदन नरेंद्र मोदी शुक्रवार को की इटली के प्रधानमंत्री जिसेपे कॉन्ते के साथ शिखर वार्ता में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से इटली में हुए नुकसान जहां से पुलिस शहर के खिलाफ लड़ाई में इटली की सफलता ने सभी को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। दोनों कई राज्यों की पुलिस को चुनौती दे रखी है। पुलिस के अनुसार 10 में काल के कारण चुनाजा शूट मुझे मई केस में अपनी इटली यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी कि आज हम वर्चुअल ने उस धन्यवाद पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। कोरोना वायरस के कारण हुई क्षति के लिए मेरी तरफ से इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव ने बद्दों को गिरफ्तार किया था। कोरोना वायरस को जान ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तब आप इस विपदा से जूझ रहे थे। आपने पूरी सफलता के साथ एक अत्यंत कठिन स्थिति पर शीघ्रता से काबू और पूरे देश को संगठित भी किया। महामारी के उन पहले महीनों में इटली की सफलता ने हम सभी को प्रेरित किया। आपके अनुभवों ने हम सबका मार्गदर्शन किया। एक्सेलेंसी, आपकी तरह मैं भी भारत और इटली के संबंधों को और व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जिसेपे कॉन्टे के बीच इस साल मई में ही शिखर वार्ता होनी थी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम जाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से तब ये शिखर वार्ता नहीं हो पाई। भारत और इटली के बीच सहयोग के अपार अवसर हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गई। इस दौरान भारत और इटली के बीच 15 समझौते भी हुए। इनमें अधिकांश निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। यूरोपीय संघ में इटली भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों देशों के बीच पिछले साल 9 अरब यूरो से ज्यादा का कारोबार हुआ था। इटली की करीब 600 बड़ी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, जबकि कई भारतीय कंपनियां भी इटली में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। Caro amico, di avere con te questo incontro anche se in modalità virtuale. हमारी ये मीटिंग वर्चुअल माध्यम से हो रही है, तो भी मैं पर्सन हूँ। महामारी के आपकी इटली में यात्रा को रोक दिया, लेकिन मुझे आशा है कि जल्दी जो मुझे अनोखा सत्कार मिला था भारत के मिशन में, वो मुझे आपको प्रदान करने में शीघ्र ही टाइम मिलेगा। मैं हमारे देशों के आपके स्वागत का इंतजार करूंगा जब हम G20 का समिट में यहाँ पे इटली में मेजबानी करेंगे। एक्सेलेंसी, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शुक्रवार की देर शाम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान गनर के सीने में एक गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन की है। आपको बता दें कि भाजपा नेता शिवम उनका सुरक्षा कर्मी
चालक शरीफ खां थाना बरनाल रेलवे स्टेशन के निकट पहुंचे। जैसे ही इनोवा खड़ी हुई तभी बाइक और पैदल आए आधा दर्जन बदमाशों ने कार को घेर लिया और कार पर चारों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग से मौके पर दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। बदमाशों की फायरिंग में सुरक्षाकर्मी 32 वर्षीय हरेंद्र गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय शिवम कार में नहीं था, वह 3 घंटे पहले ही दूसरी कार से आगरा के लिए निकल गया था। जानकारी मिलते ही सीओ सिटी अभय नारायण राय, कोतवाली प्रभारी भानु प्रताप सिंह घायल गनर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अजय कुमार पांडे जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने इनोवा चालक और अस्पताल आए शिवम से घटना की जानकारी ली। मौके पर स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को भी बुला लिया गया। एसपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 बताया जा रहा है कि हमलावर शिवम की हत्या करने आए थे। घटना से पहले रेड किए जाने की बात भी सामने आई है। कहाँ खड़े कहाँ थे तुम लोग? खड़े कहाँ थे? स्टेशन पर। तो कितने लोग थे लगभग सर? नहीं सर, बिल्कुल बाहर गेट है स्टेशन वाला। बलन सिंह 10 मिनट आगे एकदम कहाँ से कितने लोग थे? 3-4 लोग थे सर। कैसे थे मतलब? अब सर यही तो बात है। मोटरसाइकिल पे थे? नहीं सर, गोली चलाई पैदल। गोली के क्या थे उनके पास? पिस्टल पे मैं नहीं देख पाई सकते। संभल में बेजोई पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस दौरान बदमाश का एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं एक कांस्टेबल भी घटना में घायल हो गया। शुक्रवार शाम 5:45 बजे के करीब बेटा जयसिंह चौराहे के पास देवड़ाई रोड पर बेजोई पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश अकरम अशरफपुर गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरा एक बदमाश फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल आयुष भी घायल हो गया है। मौके से एक तमंचा 315 बोर 4 कारतूस समेत एक बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश थाना नकासा से 15,000 का इनामी है। इस पर जिला संभल अमरोहा के थानों में लूट गैंगस्टर के कई मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये व्हीकल चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान एक अपराधी की सूचना मिली जिसकी बैजोई थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी किया बैजोई रजपुरा रोड पे। वहाँ पे एक अपराधी ने पुलिस पे फायर किया जिसमें हमारा कांस्टेबल आयुष घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी के बारे में पता किया गया तो ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी अकरम थाना नखासा से वांछित है। 15,000 का इनामी अपराधी है। ये असमौली का रहने वाला है, लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था और अब ये पकड़ा गया है। इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया अपराधी के इतिहास पता चला है वो लगभग 1 दर्जन अपराधी के इतिहास है असमौली, अमरोहा और संभल में। अब इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटी के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत करना एक पिता को भारी पड़ गया। गुस्साए आरोपी पक्ष के लोगों ने पिता की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मामला एकोना थाना क्षेत्र का है, जहां बेटी के साथ छेड़खानी करने की शिकायत करने पर उसके पिता भोला प्रसाद की आरोपियों ने जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद लोगों के खिलाफ गोलबंद होकर मारपीट करने, छेड़खानी और गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत किया है। एसपी ने बताया कि भोला प्रसाद ने बेटी से छेड़खानी करने वाले युवक को थप्पड़ मारा था। गुस्साए आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से भोला की पिटाई कर दी, जहां अस्पताल ले जाते समय भोला की मौत हो गई। इस जनपद के थाना इकोना के गांव ईश्वरपुरा में
कल रात भोला प्रसाद नामक एक व्यक्ति की लड़की सामने बकरी को कुछ खिलाने के लिए गई थी, जहां उसके पड़ोसी के साधु के लड़के जो गांव में आया हुआ है और गांव में आता जाता रहता है, उसने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत पर लड़की के पिता ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसने जब जाकर ये बात पड़ोसी को बताया तो पड़ोसी और उसके भाई और भतीजे इकट्ठा होकर के भोला प्रसाद के घर पर चढ़ाए और उसके साथ लाठी डंडों और राड से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। वहाँ से उसे गंभीर अवस्था में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से